एमडीकैट टेस्ट डिस्कशन में आज हमारा जो यूनिट है वो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है। तो जितने भी फाइलास हैं किंगडम एनिमेलिया के, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर एमडीकैट में आ चुके हैं और फर्दर भी जो आपका एग्जाम है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। फाइलम इंक्लूडेड इन द ग्रेड ग्रेड बाइलेट्रिया और पोरिफेरा टू नाइडेरिया, पोरिफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस टू काइनोडर्मेटा। अब आप जानते हैं कि दो ग्रेड है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। तो इसमें आपने याद रखना है कि बाइलेट्रिया में जो फाइलम आते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर होती है। और जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, क्या उसको हम ग्रेड रेडिएटा कहते हैं, या हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो यहां याद रखने कि एक तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, सिर्फ एक ही फाइलम। उसके अलावा जो दूसरा फाइलम है जिसमें दो तरह की सिमेट्री होती है वो है अकाइनोडर्मेटा। तो आप जानते हैं कि अकाइनोडर्मेटा में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कैसा फाइलम है जिसमें डुप्लीसिटी है सिमेट्री के अंदर, डुप्लीसिटी इन सिमेट्री। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसमें दोनों तरह की सिमेट्री है, इसमें रेडियल सिमेट्री भी है और रेडियल सिमेट्री हमें इसके अडल्ट में मिलती है और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री भी, और बाइलेटरल सिमेट्री हमें इसके लार्वल स्टेज के अंदर मिलती है। तो ये दो फाइलम है जिसमें सिमेट्री आपने याद रखनी है। और एक फाइलम ऐसा भी है आप जानते हैं जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल। तो जो एसिमेट्रिकल हम देखते हैं उसमें फाइलम पोरिफेरा आ जाता है, इसमें सिमेट्री भी नहीं है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इसको हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं। इसके अलावा एक क्लास में मेंबर हैं जिसके अंदर जो एसिमेट्रिकल होते हैं, लाइक अगर मैं वो क्लास लिख दूं, क्लास गैस्ट्रोपोडा ऑफ मुलस्क, फाइलम मुलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा है, उनमें भी आपको सिमेट्री नहीं मिलती। तो ये सिमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपने लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज Pseudocoelom is not considered as true coelom because it developed from the splitting of mesoderm, it develops an outpouching of archintron, it developed from the blastocele, it is surrounded by the mesoderm। अब हम ये देखते हैं कि सूडोसिलोम जो है उसको हम ट्रू सिलोम क्यों नहीं कहते। उसकी वजह ये होती है कि इट डिवेल्प फ्रॉम द ब्लास्टोसील, इसी वजह से वो फॉल सिलोम है। अब ट्रू सिलोम किसे कहते हैं? बाकी तीनों पॉइंट जो है वो ट्रू सिलोम के लिए है। ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से ही बनती है, जैसा कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर अगर देखते हैं तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है, ये आपने पढ़ा हुआ लेक्चर के दौरान, प्रोटोस्टोम्स। और जब हम ये देखते हैं कि आउट पाउचिंग ऑफ आर्किंट्रॉन से बनती है, इसका मतलब है कि ये मेंबर जो है, ये जो ग्रुप है वो है डिटेरोस्टोम्स का। ये दोनों डिफरेंस आपने पढ़े हैं, प्रोटोस्टोम्स और डिटेरोस्टोम्स में, इनमें सिलोम बनने का मेथड डिफरेंट है। इसी वजह से हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो सिलोम बनने का मेथड है उसको हम कहते हैं स्काइसोसिलियस। ये भी याद रखना है क्योंकि वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है। और डिटेरोस्टोम्स के अंदर क्योंकि ये सिलोम जो है वो आउट पाउचिंग ऑफ गट से बनती है, तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है इंटेरोसिलिस, इसको इंटेरोसिलस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब सिलोम जो है वो मेसोडर्म से ही बनती है, या अगर मैं कहता हूं कि जो सिलोम की अपनी लाइनिंग होती है वो लाइनिंग कहां से डेवलप होती है? अब जानती है कि जो ट्रू सिलोम है, ट्रू सिलोम उसी सूरत में होगी जबकि हमें वहां पर सिलोमिक एपिथीलियम मिलेगी। और सिलोमिक एपिथीलियम में एक आउटर लेयर होती है, हम जानते हैं उसको पाइटल लेयर कहते हैं, एक इनर लेयर होती है उसको विजुअल लेयर कहते हैं। तो ये सिलोमिक एपिथीलियम किससे बनी होती है? ये मेसोडर्म से डेवलप होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है? समटाइम इस तरह का क्वेश्चन आया था कि आपको 3 से 4 कैरेक्टर्स वहां दे दी जाती हैं और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी आपस में मैच करिए कौन सी नहीं करे। तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए, नीमाटोड्स, राउंडवर्म, सूडोसिलोमेट। अब नीमाटोड्स होते हैं, ये राउंडवर्म्स ही होते हैं, ये करेक्ट है, और ये सूडोसिलोम है, इसका मतलब ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपस में मिल रहे हैं। हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। एस्केल्मेंथेस, गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलोम। अब एस्केल्मेंथेस जो होते हैं ये नीमाटोड्स ही हैं, फाइलम नीमाटोडा एस्केल्मेंथेस, या इनको राउंडवर्म्स कहते हैं। इसमें गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये रॉन्ग है इसके लिए, और सिलोम भी इसमें प्रेजेंट नहीं क्योंकि ये सूडोसिलोम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है इसके अंदर। बाकी देख लें, दोनों नीचे वाले करेक्ट है। अकाइनोडर्मेटा, सिलोम, प्रेजेंट डुप्लिसिटी इन सिमेट्री, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बात की है ये अकाइनोडर्मेटा जो इनके अंदर डुप्लिसिटी होती है सिमेट्री के अंदर। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म्स, ए सिलोमेट, ये भी करेक्ट है। ये बीटा जो है ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है।
फोर्थ क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज डेवलप्ड इन एसिलोमेट? एसिलोमेट के अंदर कौन सा सिस्टम डेवलप होता है? ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एसिलोमेट्स में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा एसिलोमेट्स का? आपने फौरन सबसे पहले तो ग्रुप देखना है कि कौन सा है। एसिलोमेट्स में जो फाइलम है वो एक ही फाइलम है एसिलोमेट्स का, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है प्लेनेरिया। और आपने प्लेनेरिया, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो डिगुसिया है, आपने इसमें पढ़ा हुआ है। इसमें जो फ्लेम सेल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है। अगर इसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे वो तो सैक लाइक मिलेगा, ट्यूब लाइक नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें कोई भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि आपने अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी हुआ है। इसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लेम सेल सिस्टम। तो याद रखना ये इनके अंदर डिवेल्प्ड सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम अराइजिंग फ्रॉम द एंडोडर्म इन द एनिमल्स। कौन सा सिस्टम एंडोडर्म से राइज हो रहा है? नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंडोडर्म से आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम राइज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं गट, गट इससे राइज होती है। तो आप जानते हैं कि 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तीनों से आगे कोई ना कोई सिस्टम डेवलप होती है, क्योंकि ये जो लेयर्स होती है जर्मिनल लेयर्स में एम्ब्रियोनिक लेवल पे प्रेजेंट होती हैं और बाद में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप होती हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल रखा है आपके लिए, आपको इसमें ये पता चलेगा कि कौन सी लेयर में कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। वैसे तो कुछ आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ इसको डिटेल के अंदर सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। जी, ये आपके सामने एक जो है वो टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन स्ट्रक्चर। अब देखिए 3 लेयर है, एक्टोडर्म है, ये इधर मेसोडर्म है, और यहाँ पर जो है वो एंडोडर्म है। तो एक्टोडर्म से कौन कौन स्ट्रक्चर बनते हैं? आपकी बुक में लिखा है एक्टोडर्म से जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं स्किन, या हम ये कह सकते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। एंड अनदर सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। लेकिन इसके अलावा कुछ सिस्टम जो है यहाँ से डेवलप होते हैं, वो कौन कौन से? अब देखें, नर्वस सिस्टम, एक तो मैंने स्किन की बात की, एपिडर्मस, एपिथेलियम ऑफ माउथ, ऑरल ग्लैंड्स, टीथ, ऑर्गन्स ऑफ द स्पेशल सेंस, ये भी एक्टोडर्म से डेवलप होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सारे के सारे, सेंसेस हैं। क्योंकि डायरेक्ट सवाल समटाइम नहीं आता कि नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और नर्वस सिस्टम के अंदर ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि इसमें जो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वो भी इसी का मतलब इससे डेवलप होंगे। फिर हाइपोफाइसिस, ये जो ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं और हम पाइनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भी ब्रेन के अंदर क्योंकि एसोसिएट होती हैं, तो वो भी इसी से डेवलप होंगी। हाइपोफाइसिस जो है वो एक वर्ड यूज होता है, हाइपोफाइसिस सेरिब्री, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए वर्ड यूज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो भी यहाँ से डेवलप होगी। तो इस तरह के समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ब्रेन के साथ जो चीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद सुप्रारीनल मेडुला, ये किडनी के ऊपर जो कि मेडुला का पार्ट होता है, अपर लेयर जो होती है, वो भी एक्टोडर्म से डेवलप होती है। तो ये पार्ट जो है वो पार्ट है जो कि एक्टोडर्म डेवलप करता है। अब मीजोडर्म से कौन कौन से पार्ट डेवलप होते हैं? मीजोडर्म से ज्यादातर मीजोडर्म ऑर्गन स्मूथ मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वेसल्स हैं, टिश्यूज ऑर्गन जो उससे रिलेट कर रही है, ब्लड है, बोन मैरो है, फिर मस्कुलर टिश्यू है, फिर स्केलेटल टिश्यू है, सुप्रारीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का पार्ट जो है वो मेडुला से जो है इसके अंदर मेसोडर्म से बनेगा, और मेडुला का पार्ट जो है वो एक्टोडर्म बनाएगी। अब एंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं? एंडोडर्म से ऐसे में लिखा है कि एक तो गट डाइजेस्टिव सिस्टम, सो एपिथेलियम ऑफ द फेरिंग्स, जस्ट अ मिनट, इसमें हमारे पास डेवलप हो जाएगी, यस, एपिथेलियम ऑफ द फेरिंग्स, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, रेस्पिरेटरी पैसेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये वही जो हमने गट की पढ़ा है, लिवर एंड पेंक्रियास, क्योंकि ये भी उसके साथ अटैच होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, तो ये भी एंडोडर्म से जो डेवलप होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, क्योंकि समटाइम ये आएगा सीधा सीधा नहीं आएगा, आपको कोई पूछ रहा आता है, जैसे वो कहता है नेल्स, हेयर्स, तो ये सारे स्किन के ऊपर अटैच हैं, तो ये एंड एक्टोडर्म जो है वो डेवलप करेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री किन में मिलती है? सिलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा एंड अकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो भी मैंने आपको ऊपर बता के आया हूं कि सिलेंट्रेटा में तो रेडियल है ही, अकाइनोडर्मेट्स के अंदर जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर भी रेडियल सिमेट्री होती है। तो 2 फाइलम है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ फाइलम ऑफ एसिमेट्रिकल एनिमल इज निमाटोडा, नाइडेरियन, प्लेटिहेल्मिन्थेस और पोरिफेरा। तो हम जानते हैं कि जो पोरिफेरा है ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल भी है, इनमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती, दे लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन।
और ये सबसे सिंपलेस्ट फाइलम भी है, इसके अंदर सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, और यही वो फाइलम है जो कि प्रोटोजोन से इवॉल्व हुआ है, क्वाइनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुआ है, और इसमें सिमेट्री नहीं है। सबसे पहला फाइलम आप जानते हैं पोरिफेरा है, इनको स्पॉन्जिस भी कहते हैं। 8th क्वेश्चन है, स्पॉन्जिस और कॉल्ड सो का मतलब है कि इनको स्पॉन्जिस क्यों कहा जाता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर। तो इनको हम स्पॉन्जिस कहते हैं पोर बेरिंग एनिमल्स। अब हमने देखना है कि इसमें पोर्स कौन से हैं। तो ये ऑस्टिया होते हैं, ये बॉडी के अंदर जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, याद रखना है, पोर्स इन द बॉडी। और इन पोर्स से वाटर जो है वो एंटर होता है बॉडी के अंदर। और ये जो ऑस्कुलम होते हैं, ये इसके अंदर एक मेन सिंगल ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जहां से वाटर जो है वो बॉडी से बाहर जाता है, वाटर लीव द बॉडी। तो ये आपने इसमें याद रखना है। 9th क्वेश्चन है, राउंडवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफेरा, नाइजीरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्काल्मिन्थेस। मैंने अभी आपको बताया कि राउंडवॉर्म जो है वो एस्काल्मिन्थेस फाइलम के अंदर आते हैं, या इसका अनदर नेम जो है वो नीमाटोडा भी है। अब आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है। हर एक फाइलम के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सवाल आ सकता है कि बताएं जी प्लेनेरिया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं प्लेनेरिया जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। पिनवर्म, हुकवर्म, क्रेब्डाइटस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, ये सारे के सारे राउंडवर्म्स या एस्काल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, टाइनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज टेपवर्म, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और प्लेनेरिया। तो टाइनिया सोलियम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेपवर्म है। टेपवर्म और लिवर फ्लूक जो होते हैं, इसके लिए जो नाम यूज किया जाता है वो है फिस्कोला हेपेटिका। ब्लड फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम है ये है शिस्टोसोमा। प्लेनेरिया का जो साइंटिफिक नेम है वो है डिगुसिया। अब यहां पर जो टेपवर्म है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां से कई दफा सवाल पेपर के अंदर जो है वो आया है। टेपवर्म जो है इसके अंदर दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। उसके अंदर एक होस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट, और दूसरा होस्ट जो होता है वो है इंटरमीडिएट होस्ट। यहां से सवाल पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है और इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है। आपने बताना है कि इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है टेपवर्म का, वो आपको ह्यूमंस मिलते हैं, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो है पिग्स और कैटल्स, ये याद रखें। अब प्राइमरी होस्ट के साथ साथ कुछ नाम और भी यूज किए जाते हैं अगर पेपर में आ जाए। फाइनल होस्ट, या एक वर्ड यूज किया जाता है डेफिनेटिव होस्ट। ये सारे प्राइमरी होस्ट, फाइनल होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट। अब जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसके लिए नाम यूज किया जाता है सेकेंडरी होस्ट। तो ये कुछ नाम जो आपने याद रखने हैं। अब इसी तरह से एक टेपवर्म जो है इसके साथ साथ इसी ग्रुप का मेंबर है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है इसके अंदर भी दो होस्ट होते हैं। इसमें जो प्राइमरी होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट है उसका उससे फर्क होता है। इसमें इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल होता है लिवर फ्लूक के अंदर, और प्राइमरी होस्ट जो है वो यहाँ पर शीप या ह्यूमंस जो है वो हो सकते हैं। तो ये दो बहुत दफा पेपर में जो है वो आए हैं, दोनों के दोनों जो बिलोंग कर रहे हैं, याद रखना है कि ये फाइलम स्कैल्मेंथिस नीमाटोड से बिलोंग करते हैं। 11th क्वेश्चन है, इट हैज सक्कर्स यूज फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट, डिगुसिया, फिस्कोला हेपेटिका, टाइनिया सोलियम और प्लेनेरिया। देखिए सक्कर्स जो है ये एडहेसिव ऑर्गन्स है, इसी तरह से हुक्स भी एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक जगह अटैच रहते हैं, तो अटैचमेंट के लिए इनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सक्कर्स किसके अंदर होते हैं। जो सक्कर्स हैं वो लिवर फ्लू के अंदर होते हैं, यानी फिस्कोला हेपेटिका के अंदर। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि हुक्स भी होती हैं, और जो हमारे पास टाइनिया सोलियम यानी कि टेपवर्म है, इसके अंदर 6 काइटनस हुक्स होती हैं फॉर द अटैचमेंट। अब किसके साथ अटैचमेंट ये देती हैं, ये अटैचमेंट देती हैं वॉलेंट्री मसल्स ऑफ काउस, यानी ये कैटल्स के मसल्स के साथ अटैच होते हैं वॉलेंट्री मसल्स। एक तो ये टेपवर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, टेपवर्म के लिए याद रखना है इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। ये भी सवाल आए थे प्रोग्लोटिड्स किसके अंदर होते हैं।
ये टेप फॉर्म के अंदर होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो एक तरफ इसमें हेड होता है, लाइक ये टेप वर्म का हेड है, और इस तरह हेड से शुरू होते हैं, आगे इसके अंदर ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं। लेकिन याद रखना है कि जैसे हेड से दूर जा रहे हैं, ये जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये मिच्योर होते जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको मिलते हैं प्रोग्लोटिड्स। अब जो हेड के करीब होते हैं प्रोग्लोटिड्स, उनको हम कहते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, और जो हेड से दूर होते हैं वो होते हैं मिच्योर प्रोग्लोटिड्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि हेड वाली साइड से प्रोग्लोटिड बनते हैं, और अदर साइड से जो प्रोग्लोटिड है ये टूटना शुरू हो जाते हैं, और टूट के ये लैदा होते हैं, जो फुली मिच्योर हो जाते हैं। और जब ये टूट के लैदा होते हैं तो इनके अंदर जो है वो जाइगोट प्रेजेंट होता है, और जाइगोट जो है वो बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और फिर ये एम्ब्रियो जो होता है ये कैटल्स के अंदर चला जाता है। क्योंकि जब ये लैदा होते हैं तो ये ह्यूमंस के फिसिस मटेरियल से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और कैटल में जाते हैं, और कैटल से जब इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जो है वो दोबारा से खाया जाता है तो वो फिर ह्यूमंस के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो टेप वर्म से रिलेटेड है लाजमी आपने याद रखना है। 12th क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड विद ईच अदर इन द फाइलम। किस फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। तो ये करेक्टर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा और निमाटोडा किसके अंदर है, तो हमने याद रखना है कि एनेलिडा की करेक्टरिस्टिक्स है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि इनमें सेगमेंटेशन जो है उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट है एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, और ऐसे बॉडी के अंदर जो है वो चैम्बर से बने होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली, लाइक दिस। और कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इन सेगमेंट्स के अंदर रिपीट होते हैं, लाइक हर सेगमेंट के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो रिपीट होता है। वो कौन सा भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये इसके अंदर है मेटानेफ्रीडिया। यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख देता हूँ। और ये मेटानेफ्रीडिया क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है, अर्थवर्म के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनालिट्स, या आपने एग्जांपल जो पढ़ी है वो अर्थवर्म की पढ़ी हुई, क्योंकि अर्थवर्म एनालिट से बिलोंग करता है। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसका एक पेयर रिपीटेड इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर इसका पेयर जो है वो रिपीट होता है। ये बात याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और सेकंड ईयर की बुक के अंदर आपने चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक्सक्रीशन वाले में या जो भी आपके बुक में जो एक्सक्रीशन का चैप्टर है किसी भी बोर्ड के अंदर, वहां ये इसकी एक्सक्रीशन लिखी हुई है। 13th क्वेश्चन है, पिग्स और कैटल इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ। अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये टाइनी सॉरी टेप वर्म के ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज साइंटिफिक नेम ऑफ द पिनवर्म। पिनवर्म का साइंटिफिक, आपने कुछ साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। इसमें स्केरस लुम्ब्रिकॉइड, रेप्टाइटस, इंटेरोबायस वर्मिकुलरस और एनसाइक्लोस्टोमा डिडिनली। तो पिनवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो इंटेरोबायस वर्मिकुलरस। और ये जो पैरासाइट होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन के पैरासाइट है, वहां पर इंटेंस इचिंग कॉज करते हैं, इंसोम्निया की कंडीशन कॉज करते हैं। और जो इनसाइक्लोस्टोमा डिडिनली है ये हम कहते हैं हुकवर्म। ये फाइलम स्कैलमेंथिस या नीमाटोड्स से बिलोंग करते हैं। और ये जो पैरासाइट हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिकली जो पार्ट होता है विलाय, जहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, वहां से ब्लड को सक करते हैं। और स्पेशली बच्चों के अंदर जो अनीमिया की कंडीशन है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की कंडीशन है, वो डिवेल्प हो जाती है। 15th क्वेश्चन है, दे हैव एक्सप्लॉइटेड एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट ऑन लैंड। नीमाटोड्स, आर्थ्रोपोड, पोरिफेरन और प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसमें जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये हर तरह के हैबिटेट के अंदर रहते हैं। आप जानते हैं हवा के अंदर भी जाते हैं, ये लैंड पे भी होते हैं, और ये वाटर के अंदर भी होते हैं। वाटर के अंदर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रस्टेशियंस। ये भी सवाल आ जाता है। और कुछ कॉमन है जो कि मोस्टली फूड के तौर पे भी यूज होते हैं, जैसा कि श्रिम्प्स, ये भी क्रस्टेशियन है, आर्थ्रोपोड्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रॉन्स आ जाते हैं, ये भी खाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर क्रैब्स आ जाते हैं, ये भी इसमें आ जाते हैं। लॉबस्टर इसमें आते हैं, डेफनिया भी इसमें आते हैं, साइक्लॉप्स भी इसके अंदर। ये सारे के सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, इनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं।
16th नंबर क्वेश्चन है, इन आर्थ्रोपोड्स देयर इज ए प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। अब देखिए वैसे तो आर्थ्रोपोड्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन एक सिस्टम अगर देखेंगे इसमें प्रिमिटिव है, और वो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब इसके हम हार्ट देखते हैं तो हार्ट इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना के बाकी सिस्टम इसके अंदर डेवलप है। तो इस वजह से याद रखने के आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो मूव नहीं करता, बल्कि वहां से जो है वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर ओपन स्पेसिस के अंदर सिलोम के अंदर जो है मूव करता है। तो इस वजह से इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमें मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज। अब ये डेलिकेसी होता क्या है? डेलिकेसी हम कहते हैं फेवरेट फूड को। फेवरेट फूड इसमें से कौन सी है? माइटलस, ऑस्ट्रिया, लाइमेक्स और हेलिक्स एस्पर्सा। तो इसके अंदर जो बहुत सी कंट्रीज के अंदर फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं ऑयस्टर्स, ए और यूज्ड एज द डेलिकेसीज। ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये आपको मिलेंगे फाइलम मुलस्का से बिलोंग करते हैं। अब इनके आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, जैसे कि ये माइटलस है। माइटलस जो है ये वर्ड यूज होता है, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें इसको मेरीन वाटर मसल कहते हैं, मेरीन वाटर मसल। इसी तरह से एक वर्ड यूज होता है एनोडोंटा। एनोडोंटा हम कहते हैं फ्रेश वाटर मसल्स को। और ये मेरीन वाटर मसल्स, फ्रेश वाटर मसल्स, ये ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो इनके अंदर शेल के दो हाफ्स होते हैं। इनको बाइवेल्विया कहते हैं, जैसे सिपियां वगैरह आप देखते हैं, टू हाफ्स ऑफ शेल, ये इसके अंदर आपको मिलते हैं। फर्दर साइंटिफिक नेम आप देखें लाइमेक्स है, और इसके अंदर जो लाइमेक्स है वो वर्ड स्लग के लिए यूज किया जाता है। और हेलिक्स अस्पर्सा ये स्नेल है। ये सारे ही मुलस्का से बिलोंग करते हैं। 18th क्वेश्चन है, इन आर्थ्रोपोड्स इफ द लार्वा रिजेंबल्स द अडल्ट इट इज कॉल्ड निम्फ, इंस्टार, निम्फ और इंस्टार और अडल्ट लार्वा। जो लार्वा है जो रिजेंबल कर रहा है अडल्ट के साथ उसको हम इंस्टार या निम्फ कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स में हम जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और एनिमल लार्वा से लेकर अडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें दो फॉर्म आ जाती हैं। एक मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट में क्या होता है? इसमें सबसे पहले एक लार्वा बनता है, लार्वा के बाद इसमें प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद बन जाता है अडल्ट। अगर हम देखें तो तीनों के तीनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन लार्वा एक ऐसी जुवेनाइल स्टेज होती है, यानी छोटी स्टेज होती है जो अडल्ट से डिफरेंट हो। अगर तो वो अडल्ट की तरह के फिर उसको लार्वा नहीं कहेंगे। जैसे ह्यूमन है, इसके छोटे बच्चे भी ह्यूमंस की तरह के होते हैं, बिल्ली का छोटा बच्चा बिल्ली की तरह का होता है, तो उसको लार्वा नहीं कह सकते। लार्वा कहने के लिए शर्त है कि वो अडल्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। जैसे एक तितली है, तितली की अगर जुवेनाइल स्टेज को देखेंगे तो वो सुंडी होती है, तो इसका मतलब है कि वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से वो लार्वा कहलाती है। तो लार्वा जो होता है वो मोटाइल होता है। जब प्यूपा बन जाता है तो प्यूपा मोशनलेस होता है, और फिर से जब अडल्ट बन जाता है तो अडल्ट फिर से मोटाइल और इवन वो फ्लाई करना शुरू कर देती है। तो होगी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन जो फॉर्म हम यहाँ पर एक और फॉर्म पढ़ेंगे वो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये होता है, उसमें लार्वा की बजाय निम्फ बनता है। निम्फ या इसको कहते हैं इंस्टार, और ये डिवेल्प हो जाता है अडल्ट के अंदर। अब निम्फ क्यों कह रहे हैं? निम्फ इस वजह से कह रहे हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली अडल्ट की तरह का है। मॉर्फोलॉजिकली इट रिजेंबल्स टू अडल्ट। तो फिर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि जो निम्फ होता है, एक तो इसके अंदर विंग्स नहीं होते। अडल्ट में और इसमें फर्क क्या है? शेप में कोई फर्क, शेप एक जैसी है। और दूसरा, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। बाकी करेक्टर जो है वो निम्फ की अडल्ट की तरह की होती है। तो इसको हम, क्योंकि इसमें स्टेजेस पूरी नहीं है, इस वजह से इसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, पिक अप द मैरीन एनिलिड्स, नेरी, स्टाइलेरिया, फेरिटिमा फोस्तुमा और लीच। तो जो मैरीन है वो नेरीज है। ये सारे के सारे जो आपको मिल रहे हैं ये एनिलिड्स हैं, लेकिन ये नेरीज जो है ये मैरीन है। अगर आप स्टाइलेरिया को देखेंगे तो ये फ्रेश वाटर होता है। फेरिटिमा फोस्तुमा ये अर्थवर्म है, और अर्थवर्म जो है ये सॉइल के अंदर रहता है, और इसकी बरोइंग एक्टिविटी भी होती है। इस वजह से इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है नेचुरल प्लॉ, क्योंकि ये बरो बनाते हैं, मिक्सिंग ऑफ चर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं। लीच जो है ये एक एक्टो पैरासाइट होती है।
रहती पानी में या फ्रेश वाटर में, लेकिन ये पैरासाइट के तौर पे काम करती है। ये सारे ही मेंबर्स एनालिड से बिलोंग करते हैं। आपको एग्जांपल याद रखनी है हर एक फाइलम की, कौन सा मेंबर किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, ये सवाल आ सकता है। Question number 20. The formation of trochophore larva is the characteristics of the phylum Porifera, Nigeria, Platyhelminthes and nematodes, annelids and arthropods, annelids and mollusca. Trochophore larva जो है वो annelids में भी बनता है और mollusca के अंदर भी बनता है। इसी तरह हर फाइलम के अंदर जो लार्वा फॉर्मेशन होती है वो आपने याद रखना है। जैसे पोरिफेरा में एम्फीब्लास्टुला होता है, फिर नाइडेरिया के अंदर प्लेनुला लार्वा बनता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर कर्केरिया लार्वा बनता है। इस तरह से हर एक फाइलम के अंदर लार्वा की जो स्टेज है वो आपने लर्न करनी है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 21 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गार्डन स्नेल, लाइमेक्स, हेलिक्स एस्पर्सा, माइटलस और सीपिया। तो अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बताया है जी। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेलिक्स एस्पर्सा है, उससे ऊपर हमने बात की है। सीपिया जो है ये कटलफिश का साइंटिफिक नेम। और इसी के लिए मैं एक स्टेटमेंट अगर चेंज कर दूं, ऑड अमंग द रेस्ट, के बताएं इन चारों में से ऑड कौन सा, तो फिर आपने कैसे ढूंढना है, आपने ये ढूंढना है कि इसमें बताएं कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई इसके अंदर डिफरेंट है। लाइमेक्स, हेलिक्स एस्पर्सा, माइटलस और सीपिया, ये सारे के सारे जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं फाइलम मुलस्का से, ये याद रखें, फाइलम मुलस्का से बिलोंग करें। तो इसके अंदर जो है वो कोई भी ऑड नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा मेंबर आ जाता कि जो किसी और फाइलम से बिलोंग कर रहा होता तो हम फिर उसको ऑड के तौर पे ले सकते हैं। तो फाइलम मुलस्का के अंदर एक दो पॉइंट नोट कर लें यहाँ पर, इसके अंदर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम मिलते हैं। इनके अंदर ज्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दो ग्रुप है इनके अंदर जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बायवेल्विया में भी ओपन है और गैस्ट्रोपोडा के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर एक ग्रुप है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वो है सेफेलोपोडा। इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सेफेलोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें ऑक्टोपस है जो बहुत कॉमन मेंबर है। फिर इसके अंदर जो है वो स्क्विड है, जॉइंट स्क्विड, जो कि एक लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट भी है। फिर इसके अंदर जो है वो कटल फिश, वो भी इस ग्रुप में आती है। तो स्क्विड जो है, जैसे मैंने बताया, कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट, जॉइंट स्क्विड जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज के जो है वो इन्वर्टिब्रेट होते हैं। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ द इंसेक्ट्स इज यूजफुल टू द मैन। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आपने बताना है यूजफुल कौन सा है, यूजलेस कौन से। हनी बी, लॉकस्ट एंड लैक इंसेक्ट। तो इसमें देखें लॉकस्ट जो है जो टडी दिल होते हैं ये यूजफुल नहीं है, ये तो स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लैक इंसेक्ट, सिल्क मॉथ, हनी बी, सिल्क मॉथ, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई, इसमें ड्रैगन फ्लाई लॉकस्ट दोनों आ गए हैं। वीवल्स, ये भी डेंजरस होते हैं। तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन जिसमें सारे के सारे यूजफुल हैं वो बीटा है। इनकी सक्रीशन जो है वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल होती है। तो इंसेक्ट्स की क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत से डिजीज कॉज करते हैं, वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, कंटेमिनेशन कॉज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तादाद में, आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो टोटल एनिमल जो है उनका अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है 53.1% होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं। और इंसेक्ट्स के बारे में आपने याद रखना है कि ये सबसे कॉमन पेस्ट भी हैं। पेस्ट वो एनिमल होता है जो किसी ना किसी तरह से ह्यूमन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सबसे बड़े पेस्ट जो है वो इंसेक्ट्स हैं। वैसे पेस्ट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, रैट्स भी हो सकते हैं, पिग्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स का नंबर 1 इसका है, और पहले नंबर पे आते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को। 23 है, ट्राइपेनोसोमा कॉज द डिजीज मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कॉलरा और पोलियो। आप जानते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करते हैं ट्राइपेनोसोमा। अब ट्राइपेनोसोमा जो है वो है क्या, ट्राइपेनोसोमा जो है ये प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स यानी कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लीपिंग सिकनेस और जो मलेरिया है, दोनों की दोनों ये प्रोटोजोइक डिजीज है। प्रोटोजोइक डिजीज, समटाइम यहाँ कंफ्यूजन होती है कि वायरस से हो रही है, फंजाई से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, ये प्रोटोजोन से होती है। हाँ, जो कॉलरा है ये एक बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। और ये जो पोलियो है आप जानते हैं कि वायरस की वजह से होती है। तो समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अब ट्राइपेनोसोमा जो है इसको जो है वो अगर ट्रांसमिट करते हैं, तो एक फ्लाई है जो कि इसको ट्रांसमिट करती है, स्लीपिंग सिकनेस को, वो भी इंसेक्ट्स के अंदर ही आ जाती है। उसको हम सीसी फ्लाई कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करती है। इसी तरह से मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, आप जानते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये भी इनके आपने याद रखने हैं, एनिमल्स की क्या क्या डिजीज कॉज करने में या ट्रांसमिट करने में जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है।
द प्रोसेस ऑफ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन द आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, इक्डाइसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें वो अपने ओल्ड स्केलेटन को शेड कर देते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द इक्डाइसिस, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द माउल्टिंग। इसमें पूरा फिनोमेना है, एक हार्मोन इक्डाइसोन इन्वॉल्व होता है, जिसमें ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो स्प्लिट हो जाता है और नया ये बना लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। दैट इज ड्यू टू ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, यानी ग्रो करने के लिए ऐसा करें। 25th नंबर है, they have been modified and diversified for various uses in different subgroups of the arthropods. सिलोमिक कैविटीज, जॉइंटेड अपेंडेजेस, सेगमेंटेशन और काइटनस एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ सवाल ये है कि इनमें किस पार्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होती है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन आ जाती है। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। अब अपेंडेजेस में मॉडिफाइड किस किस चीज के लिए हो सकते हैं, ये मॉडिफाइड करके विंग्स बना लेते हैं, फ्लाई करने के लिए मॉडिफाई हो सकते हैं, लेग्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये क्रॉल करने के लिए, ये वॉक करने के लिए, या इवन ये स्विमिंग के लिए भी मॉडिफिकेशन इनके अंदर आ जाती है। इवन ये रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इसके अलावा ये सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनमें जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाइड है। वैसे तो अपेंडेजेस और भी फाइलम के अंदर मिलते हैं, आपको एनेलिडा के अंदर भी अपेंडेजेस मिलते हैं, बट दे दोज अपेंडेजेस आर नॉट मॉडिफाइड। इनके अपेंडेजेस के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं जिसकी वजह से वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं। 26, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स और फ्लेम सेल्स, माल्फिजियन टिब्यूल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है माल्फिजियन टिब्यूल्स, ये मैंने आपको सारे बता दिए। फ्लेम सेल जो है ये या प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेनेरिया के अंदर आपको मिलता है, मेटानेफ्रीडिया जो अर्थवम के अंदर यानी एनालिड्स के अंदर मिलता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें याद रखना। 27, प्रोस्टोमियम इज ए लोब स्ट्रक्चर दैट ओवरहंग द माउथ ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमाटोड्स। तो ये जो प्रोटोस्टोमियम है, ये प्रोस्टोमियम है, ये एक ओवरहंग माउथ होता है, बाई लोब भी होता है और आगे की तरफ लटका होता है। ये आपको मिलता है एनालिड्स के अंदर, प्रोस्टोमियम, ये भी याद रखें जी। उसके बाद 28 के ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, उसी तरह की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड अमंग द रेस्ट। अब इन चारों में से आपने ऑड ढूंढना है, राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। अब ये देखना है कि कौन सा एक ऐसा है जो कि बाकी तीनों से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसमें आप जानते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेप वर्म। अब उसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि टेप वर्म जो है ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो फाइलम नीमाटोड के अंदर आते हैं। तो वर्म तो सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन फाइलम जो है इनमें आपको डिफरेंट मिलते हैं। सो ये ऑड है इस लिस्ट के अंदर, याद रखना है। 29, सर्कुलर मसल्स फर्स्ट इवॉल्व इन द फाइलम सिलेंट्रेटा, नीमाटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनालिड्स। पहली दफा जो सर्कुलर मसल्स हैं वो डेवलप हुए थे वो एनालिड्स के अंदर डेवलप हुए थे। लेकिन पहली दफा मसल्स जो है वो तो हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्कैल्मेंथेस में मिलते हैं, लेकिन सर्कुलर मसल जो है वो एनालिड्स के अंदर है। इनमें सर्कुलर भी बन गए, लॉन्गिट्यूडनल भी बन गए। आपने मूवमेंट इन अर्थों में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आप जानते हैं सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की मूवमेंट के रिजल्ट में बॉडी इनलोगेट होती है, वाइडन होती है, जिसके रिजल्ट में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तीसरा एमसीक्यू है, एंडोपैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैव प्रिवेंटेड देयर बॉडी फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट बाय इवॉल्विंग द सक्कर्स एंड हुक्स, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेजिस्टेंट क्यूटिकल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल। वैसे अगर हम बात करें तो ये चारों की चारों पैरासिटिक एडेप्टेशन है। सक्कर्स हैं वो और हुक्स भी होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेजिस्टेंस क्यूटिकल भी होती है, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो रेजिस्टेंस क्यूटिकल होती है। इनके अंदर याद रखना है एपिडर्मस नहीं होती, ये एपिडर्मस को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह एक रेजिस्टेंस क्यूटिकल बना लेते हैं जो कि इनको उनके होस्ट से प्रोटेक्ट करता है। 31 है, a well developed dash is present in platyhelminths, digestive system, nervous system, muscular system और respiratory system। अब इन चारों में से जो सबसे ज्यादा डिवेल्प्ड सिस्टम होता है वो इनके अंदर नर्वस सिस्टम है। तो इससे पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ा था, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑप्शन होती है तो हम उसको भी चूज करते हैं, लेकिन इन चारों में से नर्वस सिस्टम इनके अंदर सबसे ज्यादा डिवेल्प्ड है। और वो किस फॉर्म में होता है, वो आप जानते हैं पेयर्ड गैंग्लिया की फॉर्म में है, जिसको हम सिंपल ब्रेन भी कहते हैं, सिंपल ब्रेन। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नहीं बल्कि
सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मतलब है बॉडी एक जगह से कंट्रोल हो रही है। लेकिन इससे पहले जो था जेनिसिरल ट्रेट्स के अंदर हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था। आपकी बुक के अंदर ये कंपैरिजन किया हुआ है, वहां आप देखें एग्जांपल्स भी आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया की मिल रही है। तो प्लेनेरिया के अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और यहां से आगे जितने भी है टिल कॉर्डेट एंड ह्यूमंस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ही मिलेगा। 32 है द एनिमल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और प्लेस्ड इन सब क्लास मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मिजोथीरिया। तो अब ये सारी की सारी आपको मैमल्स की क्लासेस जो है वो मिल रही हैं। हमने देखना है कि जिसमें रेप्टाइल और मैमल दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो वो प्रोटोथीरिया है। प्रोटोथीरिया जो है इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि ये एग लेइंग मैमल्स है। एग लेइंग मैमल्स, इनके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें आपको मेंबर जो है वो डकबिल प्लेटिपस मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको स्पाइनी एडेटर मिलते हैं। और इसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से है, इनके अंदर अगर हम देखें तो हमें मेमोरी ग्लैंड्स भी मिलते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं और इसके अलावा बॉडी के ऊपर फर होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टर जो हैं ये आपको मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। लेकिन साथ ही आपको इसके अंदर क्लोएका या क्लोएकल ओपनिंग मिलती है। तो ये आपको कैरेक्टर जो है वो रेप्टाइल्स की तरह की मिलती है। तो ये क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है, और ये प्रोटोथीरिया। इसके बाद जो मेटाथीरिया है ये एक ग्रुप है जिसको हम मैमल्स का पाउच मैमल्स कहते हैं। पाउच मैमल, अब इन पाउच मैमल्स के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसा कि कैंगरू है, ये पाउच मैमल्स है। इसके अलावा अपोसम है, ये पाउच मैमल्स हैं। इसी तरह से तस्मानियन वॉल्फ है, ये पाउच मैमल है। तो ये इनके बैली के साथ एक पाउच होती है, और इनकी पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद यूथीरिया क्लास आ जाती है। यूथीरिया जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, और इनमें 100% मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अगर हम ये देखेंगे, क्योंकि यू का मतलब ट्रू होता है, और ह्यूमंस जो हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस हैं, हॉर्सेस हैं, कैट्स, डॉग्स, व्हेल, रैट, बैट, सील, डॉल्फिन, ये सारे के सारे आपको इसी ग्रुप के अंदर जो है वो मिलते हैं। तीन जो बेसिक सब क्लासेस है मेमिलिया की, ये आपने याद रखनी है। 33 है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट दैट द मैमल हैविंग इवॉल्व फ्रॉम द पेसिनियन इंसेस्टर्स, एवियन इंसेस्टर्स, एम्फीबियन इंसेस्टर्स और रेप्टिलियन इंसेस्टर्स। तो मैमल्स कहां से इवॉल्व हुए हैं? मैमल्स भी और बर्ड्स भी दोनों के दोनों रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो रेप्टिलियन इंसेस्टर्स, क्योंकि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे, जैसा कि एक ग्रुप में यहां पर लिख रहा हूं, कोटेलोसॉर्स। अब ये कोटेलोसॉर्स ऐसे रेप्टाइल्स थे जहां से मैमल्स जो है वो इवॉल्व हुए। और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स और भी ग्रुप हमें वहां पे मिले, वेरानो, ये ऐसे एनिमल्स थे जो कि 50% इनके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और 50% इनके अंदर मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और ये तकरीबन इस तरह के 5 ग्रुप जो हैं वो ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये आपको पटेलोसॉर्स है, यहां से मैमल इवॉल्व हुए। तो यहाँ ये एक एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। तो आपने याद रखना है कि दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। इस तरह के कुछ कनेक्टिंग लिंक जो है वो आपके यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता चलूं कि कनेक्टिंग लिंक कौन कौन से हैं। जैसा कि एक जो है वो डिप्नॉय, डिप्नॉय एक फिश है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस फिश से बने, ये कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज द आर्क्यूटेरिक्स। और ये आर्क्यूटेरिक्स जो है दैट इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके दरमियान लिंक का काम करता है। तो ये सवाल भी, और नीचे आपको कोटेलोसॉर्स का भी यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डज नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर इन द एवीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। किसके अंदर ब्लैडर नहीं होता? तो एवीज के अंदर। दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशंस टू रिड्यूस देयर वेट। जैसा कि आप जानते हैं बर्ड्स के अंदर जो है वो बोन्स भी होलो होती हैं, यूरिनरी सिस्टम भी, उसमें ब्लैडर नहीं है। ठीक है, विंग्स होते हैं, सरफेस एरिया इनका जो है बहुत ज्यादा कर लिया है इन्होंने, मेटाबॉलिज्म इनका ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट के अंदर जो है वो इंगेज होते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लैडर नहीं होता। 35th, the fossils of the Archaeopteryx have been found from the rocks of the Cretaceous period, Devonian period, Jurassic period और Permian period। तो यहाँ याद रखना है कि जुरासिक पीरियड की रॉक से इनके फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेनी है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको भी आपने
चैप्टर नंबर 1 के अंदर है ये दिया हुआ है, वहां से आपने उसमें पढ़ना है कि कौन सा इरा जो है वो किस एनिमल के अंदर कौन से ज्यादा थे। जैसे जुरासिक पीरियड के अंदर रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा थे, सीनोजोइक इरा जो है इसके अंदर मैमल्स और बर्ड्स बहुत ज्यादा है, पेलियोजोइक इरा में चले जाएं तो एम्फीबियंस बहुत ज्यादा थे। तो इस तरह से कुछ जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं ग्रुप के अंदर भी इसका एक छोटा सा हैंड आउट शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से इरा में कौन से एनिमल ज्यादा डोमिनेंट थे। सवाल आया था एज ऑफ रेप्टाइल्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सवाल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स बताएं कौन सा इरा है। अब मैं इरा की बात करूं, मीजोजोइक है, इसी तरह से सीनोजोइक है, या एक इरा है पेलियोजोइक है, या प्रोटीरोजोइक है। तो ये आपके पास चार जो है वो इरास हैं। तो कौन सा एज ऑफ रेप्टाइल है? मीजोजोइक इज द एज ऑफ रेप्टाइल। इसी तरह से सीनोजोइक जो है इसमें बहुत ज्यादा तादाद में बर्ड्स और मैमल्स इसमें है। और जो सीनोजोइक है इसको हम मॉडर्न इरा भी कहते हैं, क्योंकि अब जो इरा चल रहा है वो सीनोजोइक इरा है। पेलियोजोइक इरा जो है इसमें एम्फीबियंस और फिश जो है इनकी तादाद ज्यादा थी, बाद में वो फ्लक्चुएट होती गई। प्रोटीरोजोइक जो है ये सबसे एंशियंट इरा जो है, यानी सबसे पुराना इरा ये है। और इसके लिए हम एक वर्ड प्री कैम्ब्रियन भी यूज करते हैं, क्योंकि कैम्ब्रियन इज द लास्ट पीरियड ऑफ द पेलियोजोइक इरा, तो उससे पहले जो है ये प्रोटीरोजोइक। इसमें लाइफ ओरिजिनेट जो है वो इसके अंदर हुआ है, लाइफ ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जैसे मैंने कहा कि यहाँ इवॉल्व हुए हैं। और सबसे पुराना जो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया, वो इसी के अंदर जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ पर ये इराज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कंप्लीटली पार्टीशन फोर चैम्बर्ड हार्ट? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टोड और लिजर्ड। अब इसमें देखें, इसमें जो क्रोकोडाइल है इसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट है, हालांकि ये रेप्टाइल है लेकिन फिर भी इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। और इसी वजह से ये अज्यूम किया गया कि एक्चुअली जो रेप्टाइल से बर्ड्स बने हैं वो एक्चुअली यही रेप्टाइल थे जो ऑफशूट हुए और बाद में जो है वो बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी में आप जानते हैं फ्रॉग जो है एम्फीबियन है, इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। टॉड और ये भी एम्फीबियन है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। लिजर्ड रेप्टाइल है लेकिन इसके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। वेंट्रिकल जो होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है, मुकम्मल तौर पर उसमें डिवीजन नहीं होती। 37 क्वेश्चन है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो अब यहाँ वर्ड आ गया सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल कौन से हैं? तो अब हमारा आंसर जो होगा वो रेप्टाइल्स होगा। लेकिन अगर ये आ जाता है कि फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन लैंड, इन चारों में से अब हम इसको चूज करें, या फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट ऑन लैंड, बट नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं। अब क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि सक्सेसफुल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर ना चाहिए हो, इस वजह सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर चाहिए होता है, नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल। 38 according to the evolutionary hypothesis, the first vertebrate which got exposure to the terrestrial habitat was diploid fish, reptile, amphibian and birds. अब यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास है वो डिप्लॉय फिश है। डिप्लॉय फिश जो है इनको हम लंग फिशेस कहते हैं, और ये फर्स्ट एक्सपोज, क्योंकि डिप्लॉय फिश से बाद में एम्फीबियंस बने, हमने ऊपर बात की कि ये कनेक्टिंग लिंक है, यहाँ से एम्फीबियंस हैं वो बने। एम्फीबियंस जो है इसका मतलब उसके बाद आ जाएंगे, पहले एक्सपोज ये हुए एम्फीबियंस जो है। इसके लिए हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं कि देर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ aquatic एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दोनों की बॉर्डर लाइन पर जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद 39 है, स्विम ब्लैडर ऑफ फिश इज मेनली हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, ऑडिटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन। ये एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होता है, इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। इसका एक नाम जो है वो एयर ब्लैडर भी होता है। इसमें एयर होती है और इसमें गैसेज जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। इसकी दो कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिख रहा हूँ, एक है फाइसोस्टोमस और एक है फाइसोक्लिस्टस। अब दोनों में फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो स्विम ब्लैडर होता है या एयर ब्लैडर जिनको हम कह रहे हैं, दिस इज कनेक्टेड विद ट्रेकिया, ये उसके साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन फाइसोक्लिस्टस जो होता है उसमें ये कनेक्टेड नहीं होता। अब जब कनेक्टेड होगा तो ये डायरेक्ट एयर को गल्व कर लेगा हवा से और वहां से ये अंदर ले जाएगा, लेकिन हाइजोक्लिस्टस के अंदर ये गैसेस यही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये खुद सक्रिएट करता है इन गैसेस को।
40 है एम्फियोक्सिस इज हायर कॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, क्रेनिएट्स और सेफेलोकॉर्डेट। एम्फियोक्सिस जो है ये सेफेलोकॉर्डेट में आता है, और इनके लिए एक वर्ड हम और भी यूज करते हैं, इनके लिए हम लेंसलेट्स वर्ड यूज करते हैं। क्रेनिएट्स होते हैं जिनके अंदर क्रेनियम होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स जो है इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्यूनिकेट्स, और इसमें जो एग्जांपल है वो आ जाती है मॉलगुला। और हायर कॉर्डेट्स जो है ये वर्टिब्रेट्स को कहते हैं तो ये सारे कॉर्डेट्स, लेकिन ये जो है वो हायर कॉर्डेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स जो है ये क्रेनिएट्स भी हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं, इसका मतलब अब ये बन गए लोअर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं दोनों को, या इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू वाले कॉर्डेट्स इसके अंदर। अब ये एक क्रेनिएट्स है, इनमें ब्रेन केस या क्रेनियम नहीं होता जी। नेक्स्ट हमारे पास है 41 नंबर। Echinoderms and chordates both have mesodermal skeleton, simple organization, radial symmetry और simple physiology। तो दोनों के अंदर जो कॉमन फीचर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों डिटिरोस्टोम्स हैं, इनमें मेसोडर्मल स्केलेटन होते हैं, जो कि एंडोस्केलेटन है उसकी बात हो रही है, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन है, एकानोडर्म्स में भी एंडोस्केलेटन है, तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। अब ये दोनों के दोनों में जो शेयर्ड चीज है वो क्या है, वो मैंने आपको भी बताया, डिटिरोस्टोम्स। बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स प्रोटिरोस्टोम्स सवाए एकाइनोडर्मेटा के। एकाइनोडर्मेटा कॉर्डेट्स के साथ इनकी कुछ रिजेंबलेंस है, जिसकी वजह से इनको कॉर्डेट्स के करीब रखा हुआ है। अदरवाइज ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है कि ये टॉप पे हो। इनकी एक्चुअल प्लेस जो काइनोडर्म्स की है ये एनालिड से नीचे बन रही है, बट दे आर क्लासिफाइड एट द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला। उसकी वजह यह है कि दे शोड रिजेंबलेंस विद द कॉर्डेट्स। अब डिटेरोस्टोम्स को हमने लेक्चर के दौरान डिटेल में पढ़ा हुआ है, डिटेरोस्टोम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 42 है द फाइलम्स ऑफ एक्सक्लूसिवली मैरीन एज द पोरिफेरा, अकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और मोलस्का। अकाइनोडर्मेटा जो है वो सबसे जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो सी के अंदर आते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। अच्छा, एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट है तमाम फाइलम के लिए, इनके सेकंड नेम्स। जैसे अगर मैं कहता हूँ पोरिफेरा, तो पोरिफेरा के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, दीज आर द स्पॉन्जेस। अगर मैं कहता हूँ काइनोडर्मेटा, इसके लिए वर्ड यूज करता हूँ स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ऐसे हर एक फाइलम जो है उसका सेकंड नेम है। सिलेंट्रेटा के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, नाइडेरियंस इनको कहते हैं। मुलस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। हर एक फाइलम के अंदर ये यूनिक जो नेम है ये लाजमी आपने याद रखना है। 43 है द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल इज द टेपवर्म, ब्रिटल स्टार, कटल फिश और स्क्विड। जॉइंट स्क्विड जो मैं आपको ऊपर बता के कि ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। 44 है द gizzard of bird is analogous to teeth, homologous to stomach, homologous to teeth, both A and B। अब गिजर्ड होता क्या, गिजर्ड जो है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पार्ट है, एक पाउच है, बर्ड्स के अंदर भी है और कॉकरोच के अंदर भी होती है, आपने पढ़ा हुआ है। और ये क्या करती है, ये ग्राइंडिंग फूड करती है, क्रशिंग फूड की करती है, क्योंकि इनके अंदर टीथ नहीं होते, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग के लिए यूज होती है। अब अगर ग्राइंडिंग के लिए यूज होती है तो इसके फंक्शन दांतों की तरह के, टीथ की तरह के, सो ये तो एनालॉगस टू टीथ आ गया। दूसरा क्या है, ये स्टोरेज भी करता है फूड को। इसका मतलब है कि ये स्टमिक की तरह, इसका स्ट्रक्चर स्टमिक की तरह है और एक पाउच की तरह है, तो इसलिए होमोलोगस टू स्टमिक भी है, यानी स्ट्रक्चर स्टमिक की तरह है, फंक्शन टीथ की तरह है, जिसकी वजह से दोनों ही करेक्ट हैं, एनालॉगस टू टीथ एंड होमोलोगस टू स्टमिक। 45 नंबर है द डिफरेंस बिटवीन द मेमेलियन हार्ट एंड द हार्ट ऑफ बर्ड। है तो दोनों में फोर चैम्बर, लेकिन डिफरेंस क्या है, चैम्बर्स का, ब्लड सर्कुलेशन का, वेल्व्स का, या डायरेक्शन ऑफ एओर्टिक आर्च का। तो आप जानते हैं दोनों के अंदर एओर्टिक आर्च में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, जो मैमल्स हैं इनके अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च फंक्शनल होती है, और जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर राइट एओर्टा फंक्शनल है। यही दोनों में फर्क है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। 46 नंबर है द वर्टिब्रेट्स इन विच प्लेसेंटा इज फाउंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ऊपर हमने पढ़ा भी है कि पाइसिस, एवीज, मैमल्स और रेप्टाइल्स, तो इसमें आप जानते हैं कि मैमल्स में, वो भी यूथेरियन के अंदर प्लेसेंटा बनता है, इसलिए इसको प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, और ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 47 सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। पेयरिंग आपने देखना है करेक्ट कौन सा है, आर्थ्रोपोड, सिल्वर फिश, पाइसिस, जेलीफिश, अकाइनोडर्मेटा, कटल फिश, मुलस्का, स्टारफिश। अब इसमें करेक्ट पेयर कौन सा आपको मिल रहा है, देखिए यहां पर जो करेक्ट पेयर है वो है आर्थ्रोपोड एंड सिल्वर फिश, क्योंकि आर्थ्रोपोड सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोड का मेंबर है। पाइसिस में जेलीफिश नहीं आती, जेलीफिश जो है ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है। अकाइनोडर्मा में कटल फिश नहीं आती, कटल फिश है वो मुलस्का का मेंबर है। मुलस्का में स्टार फिश नहीं आती, स्टार फिश अकाइनोडर्म के अंदर होती है। तो इस तरह से आपने मैचिंग जो है वो याद रखनी है। और इसमें आप देखें
इसमें से एक्चुअल फिश कोई भी नहीं है, क्योंकि फिश जो होती है वो एक वर्टिब्रेट है, लेकिन ये सारे इनवर्टिब्रेट है। तो याद रखना है कि एक्चुअल फिश नहीं है, सो कॉल्ड इनके जनरल नेम है, जो कि इसी वजह से जनरल जो नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, उनमें कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि ये फिश की डेफिनेशन को पूरा नहीं करते, सारे इनवर्टिब्रेट। 48 है नोटोकॉर्ड अकर्स थ्रू द लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी इन। किन के अंदर नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लेवल में तमाम कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन किन में ये सारी जिंदगी रहता है? सेफेलोकॉर्डेट में, हेमीकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। तो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, इनमें सारी जिंदगी नोटोकॉर्ड ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट्स की, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है, एम्ब्रियोनिक लेवल। और वर्टिब्रेट्स के अंदर आप जानते हैं कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लेवल पे तो होता है, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसी वजह से इनको हायर कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लोअर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड या तो नोटोकॉर्ड ही रहता है सारी जिंदगी, या फिर बाद में खत्म हो जाता है, अडल्ट में वो नहीं होता, जैसा कि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर। 49 है फाइंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, एंडोथर्मी, हेयर्स ऑन बॉडी, फोर चैम्बर्ड हार्ट, प्रेजेंस ऑफ लंग्स। अब आपने देखना है कि यूनिक फीचर कौन से हैं। हो सकता है सारे के सारे फीचर प्रेजेंट तो हो, लेकिन यूनिक का मतलब ये है कि वो बाकी किसी ग्रुप के अंदर ना हो। तो इसमें इस वजह से जो बीटा है, बॉडी पे हेयर्स जो है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हाईली डेवलप्ड ब्रेन है, ये सिर्फ मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना है, डायाफ्राम की प्रेजेंट है, लोअर जॉ आर्टिकुलेट करता है, सिंगल बोन है, ये सारे फीचर यूनिक है। लेकिन एंडोथर्मी बर्ड्स भी एंडोथर्म है, फोर चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, लंग्स जो है बहुत से एनिमल्स के अंदर होता है। तो इस वजह से हम हेयर्स को चूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग और स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द एम्फीबियन। कौन सी स्टेटमेंट एम्फीबियंस के लिए सही है? हाईली कैरेटनाइज स्किन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कॉलोनाइज द लैंड हैबिtat, नो नीड ऑफ वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द एम्फीबियन। तो आप जानते हैं इसके अंदर जो करेक्ट है, ऊपर बात भी करके आए हैं, ये पहला ग्रुप है जिन्होंने लैंड हैबिटेट को कॉलोनाइज किया। ऑल्दो कि ये सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप है जो लैंड पर आए हैं। हाईली कैरेटनाइज स्किन इनमें नहीं है, रेप्टाइल्स में ज्यादा कैरेटनाइज होती है स्किन, इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। दिस इज द रीजन कि ये सक्सेसफुल नहीं है लैंड पर। So this is all about today's test discussion on diversity among the animals या kingdom Animalia। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।